स्वागत है आप सभी का हमारे जियोग्राफी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में। भूकंपीय छाया क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सिस्मोग्राफ यंत्र पे भूकंपीय तरंगों को जहां पर अभिलेखित किया जाता है। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंपीय छाया क्षेत्र को अभिलेखित नहीं किया जाता है। जहां किया जाता है वहां नहीं, लेकिन जहां पर नहीं किया जाता है उन क्षेत्रों को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। सामान्य तौर पे हम इस तरह समझ सकते हैं कि भूकंपीय छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगों को हम अभिलेखित नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी तरंगों का छाया क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जो हमारी पी है, पी तरंग और एस तरंग, ये दोनों तरंगे भूगर्भिक तरंगे हैं, इसलिए हम केवल इन्हीं तरंगों का अध्ययन भूगर्भिक तरंगों के अंतर्गत करेंगे। जो एल तरंग होती है वो धरातली तरंग होती है, इसलिए उसका अध्ययन हम इसमें नहीं करेंगे। पी तरंगे तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं, जबकि एस तरंगे केवल ठोस में गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका विलुप्तीकरण दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर एस तरंगे यहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं, जबकि पी तरंगे यहाँ भी दिखाई दे रही हैं और इसके नीचे भी दिखाई दे रही हैं। लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, तरल में भी, ठोस में भी, सब में दिखाई दे रही हैं। तो जहाँ जहाँ पर पी तरंगे दिखाई दे रही हैं यहाँ अभिलेखित की जाएंगी, वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये तरंगे अभिलेखित नहीं की जाएंगी, जहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रही हैं, इन तरंगों के जो क्षेत्र होते हैं उसको हम छाया क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र है, जैसे पी तरंग का छाया क्षेत्र, यहाँ पर भी देख सकते हैं पी तरंग का छाया क्षेत्र, जहाँ पर कि पी तरंगे अभिलेखित नहीं हो पा रही हैं, तो जो ये भाग बचते हैं, ये भाग, उसे हम पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इन भागों में पी तरंगे दिखाई नहीं दे रही हैं और यहीं पर एस तरंगे भी विलुप्त हो जा रही हैं, जबकि मध्य से पी तरंगे हमें दिखाई दे रही हैं। इसलिए पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वह इधर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है और इधर भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर। इसलिए जो क्षेत्र हमको यहाँ पर नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर पी तरंगे अभिलेखित नहीं हो पा रही हैं। इन क्षेत्रों का जो भाग होता है वो 103 डिग्री से 142 डिग्री के तक का होता है, इसलिए ये जो छाया क्षेत्र हैं ये पी तरंगों के छाया क्षेत्र कहलाते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम एस तरंगों का छाया क्षेत्र। एस तरंगों का छाया क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मान लीजिए ठोस के माध्यम से एस तरंगे गुजर रही हैं और इधर नीचे जाएंगी ही नहीं, तरल में जाएंगी ही नहीं, बीच में सॉलिड है, वहाँ पर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहाँ पर ये एस तरंगे विलुप्त हो जा रही हैं ठोस में ही, उसके नीचे का जो भाग है ये सब छाया क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये पहुँचेंगी ही नहीं और यहाँ पर ये दिखाई ही नहीं देंगी, इसलिए यहाँ पर इन तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जाएगा और ये सारे क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र बन जाएंगे। 103 डिग्री से यहाँ से लेकर के 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री यहाँ तक ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। सामान्य तौर से एक प्रश्न बनता है, पी तरंगों के छाया क्षेत्र से एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक होता है ना। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे आगे। गुटेनबर्ग और रिटर ने भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा है। पहला है साधारण भूकंप, दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप और तीसरा है अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। अब हम सबसे पहले देखेंगे साधारण भूकंप के बारे में। साधारण भूकंप वह भूकंप होते हैं जो धरातल की गहराई में 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। ये भूकंप कभी कभी हमें महसूस भी नहीं हो पाते हैं या हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ये भूकंप आते हैं और चले जाते हैं, तो इसलिए इनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। मध्यवर्ती भूकंप ऐसे भूकंप होते हैं जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं या 250 किलोमीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। ये भूकंप हमें महसूस भी होते हैं और इसके झटके हम आसानी से महसूस भी कर लेते हैं, क्योंकि इनसे भी उथल पुथल होती है। सबसे अधिक तीव्र गति का जो भूकंप होता है वह 250 से 700 किलोमीटर तक की गहराई तक का होता है, क्योंकि इन भूकंपों की
हलचल से बहुत सारे विनाश होते हैं और धरातल में उथल पुथल मच जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे। भूकंप आने से पहले कुछ हमारे धरातल पर होने वाली प्रतिक्रियाएं, कि आखिर पहले कुछ तो अनुभव होता होगा जिससे कि भूकंप आ रहा है। तो होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण भूकंप आता है। पी तरंग जो होती है वो धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती है। इसके द्वारा भी हमें अनुभव लगा लेते हैं कि हमारे धरातल पर भूकंप आने वाला है। कुछ ऐसे जीवों की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जिससे कि हमें आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। जैसे चींटियां हैं, दीमक हैं, जो बिल में रहने वाले जीव हैं, वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। जैसे चिड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा चहचहाने लगती हैं, कुत्ते बहुत डरावनी आवाज़ में रोने लगते हैं या भौंकने लगते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं भूकंप आने के पूर्व होने लगती हैं। उनको ये पहले आभास हो जाता है कि हाँ, भूकंप आने वाला है। अब हम आगे देखेंगे भूकंप मापी यंत्र। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। सिस्मोग्राफ के 3 स्केल होते हैं। पहला है राशि फेरल स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल, तीसरा है रिक्टर स्केल। राशि फेरल स्केल जो होता है, इसे हम कभी कभी फेरल राशि स्केल भी जानते हैं। मर्केली स्केल ये अनुभव पर आधारित विधि होती है। इसका स्केल 0 से लेकर के 12 तक का होता है। और यहाँ पर देखेंगे रिक्टर स्केल, जो कि आजकल बहुत ही इन्हीं रिक्टर स्केलों से मापन किया जा रहा है इसी विधि से। तो ये बहुत ही आधुनिक विधि है और गणितीय विधि पर आधारित होने के कारण बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी है। 1935 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको रिक्टर स्केल भी कहते हैं। इस स्केल की एक विशेषता होती है कि इस रिक्टर का जो स्केल होता है वो 0 से लेकर के 10 तक होता है। जैसा कि यहाँ हमने लिखा हुआ है 0 से लेकर 10 तक होता है, और जो अगला अंक होता है प्रत्येक पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्र होता है या 10 गुना अधिक होता है। जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो ये जो 4 है वो 3 की अपेक्षा 10 गुना अधिक होगा। भूकंप की तीव्रता विमुक्त हुई ऊर्जा की माप के बराबर होती है। अर्थात जो भूकंप की जो तीव्रता होती है, जितना तीव्रता से भूकंप आता है उसी तीव्रता से उसकी ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो यदि हम ऊर्जा का मापन कर लेते हैं या भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं तो इन दोनों की जो माप होगी वो दोनों बराबर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे स्तंभ भूकंपीय रेखा, या इसको आइसोसिस्मल भी कहते हैं, आइसोसिस्मल लाइन। इसमें होता क्या है कि ये जो आप लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ये लाइनें समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। जैसे कि जब हम रिक्टर स्केल पे किसी स्थान पर भूकंप आया है, या मान लीजिए ये एक स्थान है, ये एक स्थान है, ये सारे स्थान हैं, यहाँ पर जब भूकंप आया तो यहाँ पर मापा गया 4 रिक्टर, यहाँ पर भी मापा गया 4 रिक्टर, यहाँ पर भी 4 रिक्टर, यहाँ पर भी, मतलब सभी स्थानों पर समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, मतलब सभी जगह एक ही तीव्रता से भूकंप आया। इन भूकंपों को जहाँ जहाँ पर इनको मिलाया गया उस लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान हैं इन सबको मिला रही है। यहाँ पर भी तीव्रता उतनी ही आई, यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही, सब जगह समान ही है। इसलिए हम इसको सामान्य रूप से इसको बता सकते हैं कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। आगे देखेंगे हम होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन वो लाइन होती है जो एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय जो क्षेत्र होते हैं उनको मिलाती है। उन लाइनों को हम होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्थान है, ये मान लीजिए दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, ऐसे स्थान है, तो इन सारे स्थानों पर एक ही समय पर भूकंप आया। यहाँ मान लीजिए ये पहला स्थान है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ 10 बजे आया। तो यहाँ चंडीगढ़ है,
या फिर यहाँ पर मान लीजिए महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में भी 10 ही बजे आएगा। ये नहीं कि यहाँ पर 12 बजे या आपके शाम के 5 बजे आए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगहों पर समान समय पर ही भूकंप आता है, तो इसलिए हम इस लाइन को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। इसकी हम परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।